बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पंजाब की काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए सिफारिश कर दी है। वफाकी हुकूमत को ये सिफारिश भेजी है। अब की बार मुकम्मल फैसला ये कर लिया गया है कि किसी भी शिद्दत पसंद तंजीम को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके फंड्स कॉन्फिस्केट किए जाएंगे, उसके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके नैरेटिव को आगे नहीं प्रमोट होने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत इस टाइम डटी हुई है। बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला लिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी शिद्दत पसंद तंजीमें बैन होती हैं और नए नामों से ऑपरेट करने लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके साथ साथ एक और अहम मसला 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में जीत के बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो ये ऐलान कर रहा है कि वो अब जो है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के खवाहा हैं और वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नई कायम की जाएं और इसका बाकायदा सेटअप अलहदा हो। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया था, इसके बदले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। टीएलपी को आप लोगों ने बैन किया। हम ये देखते हैं मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमें बैन होती हैं, लेकिन फिर नए नामों से ऑपरेट करने लग जाती हैं, उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अब की बार आप क्या समझते हैं, टीएलपी को बैन किया गया हमेशा के लिए, ये चैप्टर क्लोज है, या दोबारा फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये किसी नए नाम के साथ ऑपरेट करने लग जाएगी? लेकिन बात यह है कि इन पे पाबंदी लगाने से पहले उन पे पाबंदी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने मकासद के हसूल के लिए इनको रातों रात पैदा किया। बदकिस्मती आप देखें कि रियासत को कमज़ोर करने के लिए या सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए या अपने मकासद पूरा करने के लिए उस वक्त की जो ताकतवर शख्सियात थीं जिन्होंने रातों रात, आपको याद होगा NA 120 का इलेक्शन था ज़िमनी, तो 2 जमातें रातों रात बना दी गई ताकि मुस्लिम लीग का वोट तोड़ा जा सके। मगर जब आप सरपरस्ती करते हैं, जब आप फैज़ाबाद धरने में, आपको याद होगा कि कितने दिन धरना वो दिलवाया गया और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जो जजमेंट दी, जजमेंट उन्होंने ठीक दी, मगर चाहिए ये था कि उस जजमेंट पे अमल होता, रियासती अदारे अमल करते। मगर जिन्होंने उससे फ़ायदा उस धरने से उठाया, जिस तरह पैसे तकसीम किए गए, और फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिन्होंने जजमेंट दी थी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया गया, और जिस तरह फिर उनको गली कूचों में रुसवा किया गया वो सबके सामने है। इसी तरह मैं समझता हूँ जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज़ हमीद, सबसे पहले तो इनका एहतसाब करना चाहिए। इनको पूछा जाना चाहिए कि आपने ये रियासत के लिए जो कुछ किया, नुकसान के लिए सियासी जमातों को कमज़ोर करते हुए ये जो कुछ आपने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, और ये भी बड़ी बदकिस्मती से, बड़े अफसोस से ये बात कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब भी खून रेजी होती है, जब भी कोई लहू गिरता है किसी कीमती इंसान का, तो उसके पीछे जो मुल्ज़म हैं वो नाम होते हैं, फैज़ हमीद हों, पाशा हों या जनरल ज़हीरुल इस्लाम हों, जो माजी करीब में नज़र आते हैं कुछ दहाइयों में। तो मैं तो समझता हूँ कि पहले उनके ख़िलाफ़ एहतसाब करें। एहतसाब करने वाले अदारे, पॉलिसी साज लोग। आप समझते हैं कि ये इस दफ़ा जो टीएलपी को भेजा गया, जिस तरह से माजी में भेजा जाता रहा है, ये भी उसी का एक शाखसान है? किसी ने कह के भेजा या फिर ये खुद से है? क्या आपकी इसमें फाइंडिंग्स हैं? देखें, जो कुछ हुआ है, जिस तरह एक नॉन इशू को इशू बना के, और कोई मकसद नहीं था, कोई सामने चीज़ आई नहीं, ना किसी ने बताया है, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर शख्सियत या कोई इंटेलिजेंस अदारों में से कोई, या दुनिया की किसी शख्सियत का, किसी ताकतवर हल्के का कोई ना कोई अगर खोज लगाएंगे तो पता ज़रूर चल जाएगा, और चलना चाहिए।
तो अब आपकी हुकूमत वैसे इसको परस्यू करेगी कि ये एकदम से किस तरह से, क्योंकि फ़लस्तीन वाला मामला तो रिजॉल्व हो गया था, ये 2 साल बाद उठ के आए, फिर एक क्योस क्रिएट हुआ और उस क्योस को आप लोगों ने मैनेज किया, अब उस तंजीम को बैन कर दिया। तो अब इस पे आपको कॉन्स्पायरेसी लग रही है? देखें, कोई भी हुकूमत हो, ये हुकूमत से ज़्यादा जो रियासती अदारे हैं उनका काम है। कोई भी हुकूमत वक्त हो, आपको याद होगा कि इसी कामों की मरीदके के करीब, काला शाह काकू के करीब पहले भी खून रेजी हुई थी, आपको याद होगा 2021 में। तो उस वक्त हुकूमत तो किसी और की थी, और वो भी जिसकी हुकूमत थी उसको भी लाया गया था, तो इसको निकाला गया था अगर, तो वो खून रेजी का जो अपना जुर्म है वो किसके सर होगा? उस वक्त की हुकूमत के सर होगा या दोनों को लाने वालों के सर होगा? ये तो असल बात है कि कौम के सामने चीज़ें रखी जाएं कि क्यों लाया जाता है इनको, और क्यों बनाया जाता है इनको, और फिर क्यों सरपरस्ती की जाती है इनकी। और ये आज पहली दफ़ा नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री है। और आपको याद होगा कभी जमात इस्लामी को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कराची के अंदर क्या किया गया था, और फिर अंदरून सिंध में क्या हुआ, फिर पंजाब के अंदर या बाकी सूबों या पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होता है। ये है असल वो सवाल पाकिस्तानियों का। मैं एक बतौर पाकिस्तानी ये बात करता हूँ कि इस चीज़ का ज़रूर किसी पे पाबंदी लगाने से बात ख़त्म नहीं होती। नज़रिया या सोच फ़िक्र या वो तहरीक या वो ग्रोह या वो जो एक आवाम के एक शामिल होने से कोई ग्रुप बनता है या कोई तहरीक बनती है या कोई जमात बनती है या मजहबी ग्रुप बनता है कोई, वो तब तक उसका आप उसको पाबंदी लगा दें, कोई भी उनके असरात डिफ्यूज़ नहीं उस वक्त तक हो सकते जब तक आप कौम को हकीकत ना बताएं कि ये क्यों बना, किसने बनाया, किसने सरपरस्ती की और मकासद क्या थे। तब जाके आपको उस पाबंदी का फ़ायदा होगा। वरना आप जिस तरह कह रहे हैं कि पाबंदियां लगती हैं, किसी और नाम से कोई जमात जो है या लोग जो हैं वो काम शुरू कर देते हैं या वो पाबंदियां हट जाती हैं। या पहले भी 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, फिर क्यों ख़त्म हुई थी? आज अगर पाबंदी लगी है तो क्या गारंटी है भाई कल को कि ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त बात करें। टीएलपी के एहतजाज की बात करें, कश्मीर की जो मूवमेंट हुई उसकी बात करें, फिर 26 नवंबर की बात करें। अब जो जिस तरह से तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमेशा हर एहतजाज को रोकने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया है, कल को आप लोगों ने भी ओपोजिशन में आने हैं, आप समझते हैं कि ये रास्ता दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि हमारी 75 साला सियासी हिस्ट्री है जमात की, कि क्या किसी जमात ने और किसी जमात ने भी या हमारी जमात ने इस तरह का पुरतशद्दद कोई एहतजाज या अपने अदारों को घुटनों के बल लाने के लिए क्या ताकत का या अपना असला बरदार जत्थों का इस्तेमाल किसी ने किया? ये सिरा जो आपने 2-3 नाम गिनवाए उन्हीं के सर जाता है कि ये मसल्ला जत्थे कौन लेके आता है और क्यों फिर दोबारा वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सामने आ जाते हैं। तो इनके पीछे मैं बताता हूँ, क्या हकीकत ये नहीं है कि उस वक्त के ताकतवर लोग जो थे उन्होंने ये ग्रुप बनाए थे अपने मकासद के हसूल के लिए? और फिर क्या दुनिया जानती नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जानते नहीं हैं कि इनके पीछे कौन होता है और फिर उनका टारगेट क्या होता है? और फिर वो टारगेट पूरा होता है तो तब ये फिर 1000 2-2000 रुपया फ़ी बंदा बांटे भी जाते हैं। फिर आपको याद होगा कोई 26 नवंबर अगर कहता है तो क्या ये हकीकत नहीं है कि उनकी सहूलतकारी आज तक मौजूद है? और क्या वो सहूलतकार फिर पकड़े नहीं गए? तो सर, इस तमाम मामले में आप समझते हैं कि जितने भी मुजाहरे हों उनको अफाम तफहीम के साथ इंगेज करके हल किया जाए? पॉलिटिशियंस या हुकूमत की जिम्मेदारी यही है कि इंगेज करें, बजाय इसके कि कोई ऐसा रास्ता अपनाएं जो बाद में हुकूमत के लिए वबाल बन जाए।
सियासी जमातों को अंगेज करना चाहिए, सियासी एहतजाज को, सियासी वर्कर को अंगेज करना चाहिए। सियासी वर्कर का यह हक है कि वो अपने इश्यूज़ पे या अपने मुतालबात पे एहतजाज कर सकता है, करना चाहिए, करने देना चाहिए। मगर मुझे ये बताएं, दुनिया के किसी खित्ते में जब कोई मसल्ला जत्थे इस तरह का रोल अदा करते हैं तो वहाँ की रियासतें फिर क्या उनके साथ बिहेव करती हैं? अगर तो वो उनको फूलों के हार पहनाती हैं, उनके साथ फिर भी मुज़ाकरात करती हैं, तो फिर आज इस रियासत को भी करना चाहिए। और अगर तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद लोगों के साथ आइन कानून के मुताबिक फिर कोई रियासतें बिहेव करती हैं, जो भी रियासतें आज आज़ाद रियासतें कहलाती हैं या आइन कानून की पाबंद कहलाती हैं, वो रियासतें यकीनन आइन कानून के मुताबिक काम करती हैं उन मसल्ला लोगों के ख़िलाफ़। जावेद साहब, अब क्या समझते हैं, जाहिर बात है कि दहशतगर्दी का मामला, शिद्दत पसंद तंजीमों का मामला, किसी ना किसी तौर पर रियासत कमिटेड है कि इन लोगों को ख़त्म करे। खैबर पख्तूनख्वा में भी नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। क्या आप समझते हैं सूबा और खैबर पख्तूनख्वा जो है और वफाक एक पेज पर आएंगे और जो मामलात हैं उनको अफाम तफहीम के साथ हल किया जाएगा, या फिर आप कन्फ्रंटेशन की एक पॉलिटिक्स देख रहे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आपको उठती हुई नजर आ रही है? इमरान खान साहब कह चुके हैं वहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना, सोहेल अफरीदी भी यही इरादा रखते हैं, लेकिन रियासत चाहती है कि ऑपरेशन किया जाए दहशतगर्दों के खिलाफ। नहीं, देखें, किसी सूबे का काम नहीं होता कि नेशनल पॉलिसी बनाए। सूबे का काम होता है अमल करना, जो रियासत फैसला कर ले। अब आप आ जाएं कि क्या अफ़गानिस्तान के साथ या इन दहशत गर्दों के साथ किसी का आइनी कानूनी हक है सूबे का कि वो अपनी मर्ज़ी से बिहेव करे? अब आ जाएं, जब फैसला करती है रियासत ऑपरेशन का, तो चारों इकाइयों को यकसुई से उस पर अमल करना होता है और करेंगी। आ जाएं, जहाँ तक सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे वज़ीर आला को लाया गया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया गया। अगर मुझे आज इत्मीनान आया है इस बात पे एक सियासी वर्कर होने के नाते कि पॉलिसी साज़ों को कुछ ना कुछ एहसास हुआ है कि अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदलना, अक्सरियत को किसी टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट नहीं करना, बल्कि अक्सरियत को अपना इंतखाब अपनी पसंद का करने दिया जाना चाहिए। अब आ जाएँ, जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, आज से पहले जो भी उनके अज़ाइम होंगे, मगर जब से वो चीफ़ एग्जेक्टिव बने हैं, उनका काम है, उन पे फ़र्ज़ है, उन पे लाजिम है कि वो रियासत के कवानीन को फॉलो करें। वो एक सियासी कारकुन की बजाय चीफ़ एग्जेक्टिव का रोल अदा करें, और अगर करेंगे तो उनकी जमात का भी भला होगा, उनकी अपनी भी नेकनामी होगी और उस सूबे की भी नेकनामी होगी, या वो सूबा भी उस आग से निकलने की पोजीशन में आ जाएगा उनकी क़यादत में जो रियासत पॉलिसी बनाती है। सर, वेरी इंप्रेसिव आंसर। अगर पार्टिकुलरली बात की जाए, लेकिन आपकी जमात जो है मेरा ख्याल से आपसे ही मुत्तफिक नहीं होगी। उसकी वजूहत ये है कि वो तो अली अमीन गंडापुर के जाने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अली अमीन गंडापुर साहब की अच्छाइयाँ गिनवा रहे थे, और उसके बाद फिर सोहेल अफरीदी के इंतखाब के हवाले से आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और बातें तो यहाँ तक हो रही थी कि JUIF मुस्लिम लीग नून मिलकर 20 से 22 सूबाई असम्बली के मेंबर्स को, ताकि उनकी हुकूमत आ सके। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल जमात के अंदर मुख्तलिफ राय जरूर होती है, लेकिन जहां पे जमहूरी इक़दार की बात हो, जमहूरी वैल्यूज की बात हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देखें अली, ये जमात हमने ही इसको मौका दिया खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा हुकूमत बनाने का। आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और बाकी लोग हमसे नाराज़ हो गए कि हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं 2013 में। तो मगर नवाज शरीफ साहब ने, मैं अपनी जमात की बात करता हूँ, किसी की राय की बात नहीं कर रहा, या जो आप बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हमने वो जमहूरी इक़दार जो हैं उनको महलूज़ खातर रखते हुए नवाज शरीफ ने कहा, क्योंकि उनके पास
हमसे ज़्यादा लोग हैं, नंबर ज़्यादा हैं उनके, लिहाजा उनको मौका दिया जाना चाहिए। और 5 साल उन्होंने पूरे किए, भले हम पूरे ना कर सके या ना करने दिए गए, मगर उनके हमने 5 साल पूरे कराए, कोई अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं लाए। हालांकि आपको याद होगा कि पंजाब में हमारी 2/3 अक्सरियत के बावजूद यहाँ गवर्नर राज भी लगा और यहाँ बहुत सारी मंडियाँ भी लगीं कि जमात के इक़्तिदार को ख़त्म किया जाए, मगर हमारे लिए एहसान होने के बावजूद भी हमने ऐसा नहीं किया। आज जो आप बात कर रहे हैं 1-2 लोगों की कि अली अमीन गंडापुर के हटने के बाद या इस्तीफ़े के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसी की राय हो सकती है, मगर फ़ैसला तो क़यादत ने करना होता है। क़यादत ने फिर फ़ैसला किया कि जो अक्सरियत में है वो अपना कैंडिडेट लाए और मुंतखब करे। हाँ, कम वोट होने के बावजूद भी वो हमारा जमहूरी हक़ था कि अपना कैंडिडेट लेके आए, इलेक्शन लड़ाए, जिनके पास अक्सरियत थी उनका मुंतखब हो गया। बात सीधी सी है। जावेद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, इमरान खान साहब पेरोल पे रिहाई मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात को वो बेहतर बना देंगे। अब सियासी मुलाकातें तो उनसे कराई नहीं जा रही, उसके हवाले से वज़ीर आला भी आता है तो ऐसा होता है कि उसे ज़मीन पर बैठना पड़ता है, इंतज़ार करके जाना पड़ता है। और वज़ीर आज़म हमारे ये कहते हैं कि मैं पूछ कर बताऊँगा, तो वज़ीर आज़म किससे इजाज़त लेना चाह रहे होते हैं? नहीं, ये आपकी बात है या उनकी बात है, इल्ज़ाम तराशी है, ये मैं नहीं इसको संजीदा लेता। मगर ये बात क्या हकीकत नहीं है कि आज तक जो काबल में चाय का कप लहराया गया था, जो एक ट्राइका बनी हुई थी, वो आज तक हम भुगत रहे हैं? क्या उसको पैरोल पे रहा करके आप ये चाहते हैं कि 40,000 लोगों को जो आबाद किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, अगर वो फेल ना किया जाता? अगर आपको याद शायद ना रहे, मगर हकीकत क्या ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जब चढ़ाई करते थे इस्लामाबाद पे, तो फ्रंट लाइन पे या जो लोग मसल्ला होते थे वो कौन लोग थे? अब तो सारी दुनिया को पता है। तो फिर इसके बावजूद भी अगर आप समझते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता। ठीक है, इमरान खान साहब को आप पेरोल पे रिहा ना करें, लेकिन उनकी जमात के लोगों की उनसे मुलाकात तो करा दें। अब तो वज़ीर आज़म तक से रब्ता कर लिया गया है और वज़ीर आज़म से कहा गया भाई साहब उनकी रोज़ मुलाकातें भी होती हैं। अब वो फहरिस्त दे दें कि पूरे पाकिस्तान को मुझे एक दिन में मिला दें सबसे, तो अगर पूरी दुनिया के जेलों में इस तरह का कोई कानून है जिस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के दीगर कैदी भी यही, बल्कि लोग कुछ कैदियों ने, अडयाला के कैदियों ने पिटीशन भी दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिस तरह का सहूलतें इमरान खान को हैं, हमें भी उस तरह की सहूलतें दी जाएं। हमें तो उस वक्त, आपको शायद याद नहीं ज़ैदी साहब, कि हमारी फैमिलियों को मिलने की इजाज़त नहीं होती थी कई माह, और आज मासूफ एक दिन को लेट हो जाए तो कहते हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती है। हमेशा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है बुरी तरीके से होती है, जमहूरी इक़्तिदार उसमें रोन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपकी हुकूमत है, अगर एक मुंतखब वज़ीर आला अपने पैटर्न इन चीफ से मुलाकात करना चाह रहा है, उसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख रहा है और प्राइम मिनिस्टर को कॉल भी कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि उसकी मुलाकात होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि क्यों पाबंदी होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। मगर अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप धरने देंगे जेल के फाटक के सामने, वो किसी की बहन हो या किसी का नामजद करदा वज़ीर आला हो, तो मेरा ख्याल ये किसी तौर मुनासिब नहीं होता। और क्या 1-2 दिन इंतज़ार कर लें? मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं इसका हामी हूँ। ठीक, आप क्या समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर से कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, क्यों आखिर इतने नाराज़ हैं? क्या ऐसी बात होगी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब इतना बरस रहे हैं? नहीं, ज़्यादी बात यह है कि ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस फोरम का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं लाइलम हूँ, मेरे इलम में नहीं है ये कुछ चीज़।
अच्छा, ठीक हो गया। पीपीपी के साथ जो मुस्लिम लीग नून की रंजिशें चल रही थी, डू यू थिंक सो सर कि ये जो है मामला सेटल डाउन हो गए हैं, या आपको आइंदा आने वाले दिनों में ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी अपना इन्फ्लुएंस चाहती है पंजाब में, वहाँ पे वो सियासत भी करती है, बयानात भी देती है, और बीआईएसपी के हवाले से, सैलाब के हवाले से जो बयानात दिए जाते रहे, फिर मरीम नवाज साहिबा को जिस तरह से टारगेट किया जाता रहा कि मरीम नवाज साहिबा जिस वो हैं वो अपने ही चचा की हुकूमत के मुखालिफ हैं, इन तमाम मामलात को आप देख रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएंगे या फिर आगे जाके मजीद ख़राब होंगे? नहीं मेरी बात नहीं, बात यह है कि देखें, बात सीधी सी है कि मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद है, उसकी हुकूमत है बनी हुई मरकज़ में। बात सीधी सी है कि हर जमात का अपना सियासी एजेंडा होता है, अपनी तरजीहात होती हैं। हर जमात चाहती है कि मुझे ज़्यादा स्पेस मिले हर सूबे में, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं वोटरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। ये उनका राइट है भाई, वो अगर बात करते हैं तो दूसरी जानब से भी उसी तरह की बात होती है। ये कोई जंग थोड़ी है कि गोला बारूद किसी के पास कम है या किसी के पास ज़्यादा है। अल्फाजी बातें होती रहती हैं। हाँ, इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कल को आप एक दूसरे के आमने सामने आएँ तो शर्मिंदगी उठाना पड़े। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन हर दफ़ा वो पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की भी धमकी देती है ना कि हम अलहदा हो जाएंगे। जब होंगे तो बात करेंगे आपसे। सर, ये इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से एक अहम जो है बयान ट्रंप का सामने आया, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, मीनिंग देयर बाय ही विल बी द पार्ट ऑफ दैट इब्राहिम अकॉर्ड। आप क्या समझते हैं? इसके बाद एक नई बहस स्टार्ट हो गई है। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हमारे होते हुए यहाँ पे कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। डू यू थिंक सो कि सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डील? देखिए, मैं अपनी ज़ाती बात कर लूँ, और मैं जिस जमात से वाबस्ता हूँ, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि किसी तौर पर भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अमन के लिए अगर कोई कदम उठाता है, उस हद तक तो हम उसको सपोर्ट करते हैं कि जिस तरह क्या 2 साल जो कत्लो गारत हुई है वहाँ, आज कोई अमन लेके आया है या अमन की बात करता है या कोई मुआहदा करवाता है, तो वो 60-70 हज़ार जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। और अगर ताकतवर के साथ आपको मुआहदा करते हैं तो कमज़ोर का और ताकतवर का कितना वो मुआहदा कामयाब होता है, कितना अमन कायम होता है, ये भी आज मुझे और आपको मेरा हाल क्लियर होना चाहिए। और आज ये भी एक हकीकत है कि दुनिया भर में, जहाँ आज की दुनिया में जो ताकतवर है उसको सारे सुनते हैं और कमज़ोर फ़लस्तीन को या कश्मीरियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। उसकी वजह एक और भी है कि हम मुसलमान हैं, ये जहन में रहना चाहिए। और किसी और जगह गैर मुस्लिम के साथ इतनी ज़्यादती 2 साल हुई होती या 75 साल से हो रही होती कश्मीर जैसे खित्ते में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले पूरी दुनिया जो है वो उठ के वहाँ पहुँच चुकी होती, जिस तरह के बाकी दुनिया के बाकी जगहों पे होता है। मगर मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होता। ये मुसलमान ममालिक हैं जो उनको सोचना भी चाहिए और अपने अंदर करज, कुव्वत और खुददारी और इतनी ताकत लेके आनी चाहिए कि आपकी बात भी कोई सुनने पर मजबूर हो, खैरात ना दे। जी, अमन की खैरात ना दे। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। जावेद साहब, आखिरी सवाल करूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम कुछ अरसे बाद सुनते हैं कि वो एक्टिव होंगे, बाकायदा रोल प्ले करेंगे, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नज़र नहीं आते। अभी भी जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मुकम्मल खामोशी है। वजूहात क्या हैं? जब खामोशी ख़त्म होगी, जब वो किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मुस्तफ़ीद होंगे, फ़िक्र ना करें। ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा तो नहीं है? देखें, सियासी जमातों के अकाबरीन वक्त के मुताबिक बोलते भी हैं, वक्त के साथ दरगुजर भी करते हैं। सियासत और जमहूरियत इसी को कहते हैं। दुनिया में तो ऐसा ही होता है। हम यहाँ ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जब वो आज भी पार्टी को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं,
और जब जलसे जुलूसों के लिए निकलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ लेके निकलूंगा। थैंक यू वेरी मच जावेद लतीफ़ साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर जनाब हारून रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारून रशीद साहब, सबसे पहले आप पे 27वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है कि 27वीं तरमीम एहसन बोन साहब ने कहा कि वो ला रहे हैं, हुकूमत ला रही है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। तो आप इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए, 27वीं तरमीम आनी चाहिए? जी डेफिनेटली। इस तरह के पहले तो उन्होंने सिर्फ बेंच बनाया था। अब हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और वो जो जजेस हैं वो सीनियर मोस्ट लायर से आए और उनका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक ना हो। तो ये आप अलग बेसिकली जो आइडिया था 26वीं तरमीम में ये प्रेजेंट किया गया था कि अलग से हो, फिर उसके बाद JUIF ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलग हो। अब आप ये कह रहे हैं कि एक अलग से अदालत बनाई जाए और उस अदालत पहले भी आइडिया यही था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के इंटरवीन करने की वजह से और उनके चूंकि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया था तो उसमें ये उस वक्त डिसाइड हुआ था। पहले सोचा यही गया था कि इंडिपेंडेंट कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों चाहते जो है वो ऐसी अदालत बनाई जाए जो कि अलग वजूद रखती हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो? इसके पीछे क्या रैशनल है? रैशनल सिर्फ ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुने और इंडिपेंडेंटली सुने, और सुप्रीम कोर्ट को इलादा होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इलादा होना चाहिए, ताकि इसमें कोई इबाहम ना रहे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुने। तो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर सुनता है और वो मामलात को डिसाइड भी कर रहा है, ज़ाहिर बात है अलग से अदालत बनाई जाएगी, उसके लिए बजट भी रखा जाएगा, वहाँ के जजेस भी अलग से होंगे, तो टैक्स पेयर मनी पे इनफैक्ट जो है वो एक बोझ आएगा। आप समझते हैं कि ये जो है मामलात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जरिए ही होनी चाहिए, अदालत नहीं बननी चाहिए? उससे देखिए पब्लिक एक्सचेकर पे तो पहले भी ये सारे काम उसी से होते हैं। ये नहीं सोचा जाता, ये सोचा जाता है कि किस तरह जो फंक्शन है वो से स्मूथली होना चाहिए। अब अगर आप शरीयत कोर्ट को देखें तो शरीयत कोर्ट के केस जजेस के पास तो एक केस नहीं है, लेकिन एक जज वो है वो 1 करोड़ पे पर मंथ पढ़ रहा है। और यही इख्तियार अगर हाई कोर्ट के जजेस को दे दिया जाए तो शरीयत कोर्ट की तो वो शरीयत बेंच का काम भी कर सकते हैं और रेगुलर काम भी कर सकते हैं। तो बाकी ये जो मामलात हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल को बेंच में भी काम करते हैं। हारून साहब, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम से नहीं निकले, उसका केस अदालत में चल रहा है, तो अब 27वीं की भी बातें हो रही हैं और आप लोग इसको फुल इंडोर्स कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो अदलिया की सुपरमेसी है वो कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज होती है? 26वीं के जरिए तो हो ही रही है, लेकिन 27वीं आएगी तो उसके जरिए भी होगी। देखिए पहली बात तो यह है कि 27वीं तरमीम तो आने दें जरा, ड्राफ्ट तो आए ना, उससे पता चलेगा कि हम किस चीज को आर्गू कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। अभी तक कोई डिटेल ड्राफ्ट नहीं आया, हमें कोई पता ही नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं कि 27th अमेंडमेंट आ रही है, जब आएगी तो सारा सबको पता चल जाएगा। अगर 8वीं तरमीम की बात करें कि ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के साए में आई थी, लेकिन उस पर भी 57 दिन तकरीबन बहस जारी रही थी। फिर 26वीं आईनी तरमीम पर कोई बहस नहीं हुई, अब 27वीं की बात हो रही है। तो एटलीस्ट लॉयर्स की जानिब से ये बात तो करनी चाहिए कि ये कोई भी अगर आईनी तरमीम आप लाएं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, अदालत बनाने की एक बात कर रहे हो, लेकिन उस पर हासिल बहस होनी चाहिए, उसको कानूनी तरीक़ेकार से पूरा करना चाहिए। जैसे पिछली दफ़ा हुआ कि 26वीं तरमीम कैसे रातों रात मंजूर कर ली गई, ये सबको मालूम है। नहीं, तो वो तो 1 महीना पहले उस पे ड्राफ्ट सामने था। उस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट जो हुई थी तो सारी पार्टियों ने शामिल होकर की थी। तो पार्लियामेंट में और कितनी मौलाना डिबेट हुई है? तो साहब ये ने कराची भी गए, भी जरदारी साहब से मिले, लाहौर में आए, मियां नवाज शरीफ साहब से मिले थे, तो वो सारी कौम के सामने थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो अब जो राइट नाउ आप लोग क्या समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का जो केस चल रहा है, इसमें फुल बेंच होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए? फुल कोर्ट के हवाले से जो दरखास्त आई हुई है, आप क्या समझते हैं कि कौन सा होना चाहिए? देखे ना, उसे तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल बेंच फिलहाल सुन रहा है, तो उस बेंच ने ही डिसाइड करना है।
जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बॉडी है, वो बॉडी एक राय रखती है, तो उस राय के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो लॉयर्स बॉडी है वो क्या राय रखती है कि तमाम जजेस को मुत्तफिका तौर पर यह सुननी चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए, या 8 जज बैठ के डिसाइड कर लें, वही जजेस जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बैठने पर भी एतराजात हैं? देखें ना, जिस जज पे एतराज हो उसे तो बैठना ही नहीं चाहिए, जिस तरफ से भी हो। तो ये तो इंडिपेंडेंटली ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो बेंच कंस्टिट्यूट करें और जिस बेंच को केस दें वही सुनेगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच होगा। जो बेंच वो कंस्टिट्यूट करेंगे वही सुनेंगे। आपको लगता है कि हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो जाए? क्या समझते हैं कि जाहिर बात है जजेस ने डिसाइड करना है, केस अभी पेंडिंग है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें अदलिया के अंदर जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो हिल के रह गया। अब वो रिवर्स अगर होती हैं तो वापस जब सारी चीजें आएंगी तो बड़ा एक मैस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये वापस नहीं आएंगी, अदलिया उसको इम्प्लीमेंट खुद कर रही है और अदलिया ने उस जो अमेंडमेंट हुई थी उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। अगर एक्सेप्ट ना करते या कोई केस लग जाता है और डिसीजन होता है तो ये तो फिर या पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको देखे कि उसकी वारी चैलेंज अगर होती हैं तो वो ठीक है या गलत है, तो उस पर नया डिसीजन आ जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई है उसका भी फैसला आ गया। तकरीबन 7 जजेस के खिलाफ दरखास्तें थी, 5 को रद्द कर दिया गया, 2 के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। शुबा यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का भी केस होगा, क्या कहेंगे आप? ये तो देखे ना, ये फिर वही जुडिशल कमीशन का ही काम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। उन्होंने फाइलें उनके सामने हैं, उन्होंने जो देखना है कि किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए या प्रोसीड करना चाहिए और किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए, उन्होंने खुद मौजूद समझा होगा कि किसके शो का नोटिस इशू हो और किसको ना हो। जजेस में जो तकसीम है वो बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, कुछ उनकी राय है, फिर जो जजेस हैं 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आके उनका अलग माइंडसेट है। आपकी जो बॉडी है वो क्या करेगी कि ये जजेस की तकसीम को ख़त्म किया जाए? इस हवाले से जो कंसर्न्स हैं क्या उसको एड्रेस किया जाएगा? लॉयर्स बॉडी मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन ये कंसर्न्स उठाती रहती हैं कि आपने ख़तो खिताबत करनी है तो उसको पब्लिक ना करें, ख़तो खिताबत जो है अपने तक रखें, अपने जो मामलात हैं वो खुद रिजॉल्व करें, आवाम में नहीं आने चाहिए। यही बात है, हमने अभी देखा है अभी आके कि जजेस भी खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमें ये ग्रीवेंस है और ये नहीं है। जजेस को तो खत लिखने ही नहीं चाहिए। और दूसरी जहाँ तक स्प्लिट है कोर्ट्स में या जो भी जजेस पोलिटिसाइज हुए हुए हैं, ये बंदयाल साहब के पीरियड से हुए हुए हैं। उन्होंने एक पार्टी को साथ दिया था और बाकी पार्टियां जाहिर है वो ये चाहते थे कि एक ही पार्टी की हुकूमत हो, उसी को सीटें मिले। जो पिटीशन पे सुनी गई उसमें ना वो पार्टी थी ना उन्होंने डिमांड की थी। उस पार्टी को कहा जी कि आपको सीटें भी मिले और आपकी लीडर भी जो हैं वो भी इनोसेंट हैं और सारी पार्टी ठीक है, और जो स्पेशल सीट्स हैं वो भी मिले। और स्पेशल सीट्स ना उन्होंने अप्लाई की थी ना इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अप्लाई की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसे फैसले आएंगे, ऐसी कोर्ट हो कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, तो वो फिर निजाम आगे नहीं चल सकता। पॉलिटिकल पार्टी को अगर फेवर करने के हवाले से तो 26वीं आईनी तरमीम में तो हुआ ये है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, उसमें जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी चाहे वो फॉर्म 47 से आए हुए हों, लेकिन उनकी ही मर्जी के जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब जिन लोगों ने डिसाइड करना होता है उनकी मेजॉरिटी है वहां पे कमीशन में। अब क्या किया जा सकता है? ये भी तो मेजॉरिटी आईनी है ना। चीफ जस्टिस साहब उसे होल्ड करते हैं, वो चेयरमैन है, और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो तो कंस्टिट्यूट ही इसी तरह होती है। जो चीफ जस्टिस केपी हैं वो मेंबर हैं, सीनियर जज हैं, और बाकी इसी तरह रिटायर्ड जो जज हैं और या सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो उसमें तो रद्दबदल हो ही नहीं सकता। आपके इंतखाब के हवाले से अब जो मुखालिफ पार्टी है वो बातें कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा प्लॉटों की और पैसों की गेम थी, बार खुद इतनी डिवाइडेड हो गई है कि यहाँ पे असर रसूख चलता है, अब प्लॉटों की वजह से और पैसों की वजह से जीत होती है, इसके बगैर जीत मुमकिन नहीं है। ये तो फिर उनके पास उनका और कोई एजेंडा नहीं है, बात करने वाली है कोई नहीं है। हमने वकीलों के बेनिफिट के लिए हमारे ग्रुप ने ये प्रोग्राम
इनिशिएट किया था, जमीन एक्वायर की थी, वकीलों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, इनकी मर्जी। मेरा जो मुखालिफ है उसने एक दफा कहा था कि मैं आया तो मैं DHA के साथ सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा। इसका मतलब है वो वकीलों का दुश्मन है। अगर इस्लामाबाद में वकील किसी को घर मिल जाता है, प्लाट मिल जाता है, तो ये हमारी कावश तो यही है कि उसे कोई फायदा हो। तो आप अब समझते हैं कि अगर चल DHA के साथ जो एग्रीमेंट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, DHA के प्लॉटों से फैजियाब होना चाहिए वकीलों को? डेफिनेटली DHA के पास हम गए हैं तो हमारा जो सोसाइटी है उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो एक प्रॉपर तरीके से होगी, कोई प्रॉपर प्राइवेट पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये उनका चूंकि एक्सपीरियंस है और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, लिहाजा हम उसी को आगे चलाएंगे। तो वो यही कहती है दूसरी पार्टी कि चूंकि आपने ताकतवर लोगों से बात की हुई है तो फिर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अलम कैसे नहीं, बुलंद इसमें करेंगे? देखे ना, इसमें जुडिशरी का क्या ताल्लुक है? अगर DHA के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमारे प्लाटों की डोंट यू थिंक डेवलपमेंट इट करें, क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक वकीलों के बेनिफिट की, उनकी वेलफेयर की बात है। इसमें कोई जुडिशरी का तल्लुक ही कोई नहीं है कि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो। ये तो हम खुद ही वकीलों के लिए काम कर रहे हैं। आसमा जहांगीर साहबा थी, उसके बाद एहसन बून साहब हैं, उसके बाद कल्बे हसन शाह साहब हैं, आजम नजीर तारड़ साहब हमारे मिनिस्टर जरूर हैं, एक पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन वो पहले हमारे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। वो पहले I वकील हैं और बाद just में want मिनिस्टर to हैं। ask one last question. You are hand in gloves with the government and the power corridors. Do you agree? नहीं, इस चीज से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, ना ही हमारा सियासत से कोई तल्लुक है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक है। हमारा तल्लुक सिर्फ बाहर से है और वकीलों से। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही प्रोग्राम में। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।